नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज मैं आप लोगों को करवाने वाली जो आपकी क्लास 12 की होम साइंस का आपका नेक्स्ट चैप्टर जो रहने वाला है, खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी। तो इसमें हम मेनली क्या समझने वाले हैं, आपको चैप्टर के नाम से समझ में ही आ गया होगा कि हम इसमें क्या समझेंगे, खाद्य प्रसंस्करण, कि हम किस तरीके से जो खाद्य वगैरह है उससे रिलेटेड जो भी हमारी चीजें हैं हम उसको समझेंगे। और प्रौद्योगिकी, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी वगैरह आ रही है खाद्य से रिलेटेड, खाने को बचाने के लिए, लंबे समय तक रखने के लिए, तो इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। तो हमारा पूरा चैप्टर जो है इसी के ऊपर रहने वाला है, जिसमें हम खाद्य के कौन कौन से इंपॉर्टेंट गुण है, किस तरीके से हम उनको बचा के रख सकते हैं, किस तरीके से क्या कहते हैं कि कीटाणु वगैरह किस तरीके से लग जाते हैं आपके खाद्य में। तो ये सारे जो टॉपिक्स है ना, हम इसमें क्लियर करने वाले हैं। तो आई होप आप एंड तक इस वीडियो में बने रहेंगे, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है। और कोशिश करूंगी कि जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे है मैं आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूं और आपको जो चैप्टर है वो इसी वीडियो के साथ जो है कवर अप हो जाए। तो क्या है, अब जो है आपका चैप्टर हम उसको स्टार्ट करते हैं और इसका फर्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो यहाँ फर्स्ट क्या दे रखा है, शेल्फ लाइफ। यहाँ पे आपका टॉपिक फर्स्ट है शेल्फ लाइफ, इसके बारे में कि शेल्फ लाइफ क्या है। तो हम देखते हैं कि खाद्य पदार्थ के उत्पादन व स्थानांतरण से लेकर सुरक्षित व स्वादिष्ट खाने योग्य बने रहने की अवधि को ही उसकी शेल्फ लाइफ कहते हैं। अब क्या है यहाँ शेल्फ लाइफ क्या है कि जो खाना है जब तक क्या है उसके उत्पादन से लेकर स्थानांतरण कितनी चीजों में परिवर्तित हो रहा है। शुरू में क्या है वो कच्चा था, कच्चे माल से क्या किया उसको अर्ध पका बनाया गया, फिर पूर्ण तरीके से उसको पकाया गया, और वहां से लेकर जब तक उसकी अवधि मतलब ठीक रहने की, सुरक्षित रहने की या खाने योग्य की जो अवधि है उसको हम क्या कहते हैं, हमारा शेल्फ लाइफ कहते हैं। तो यही आपके शेल्फ लाइफ में था। आई होप आपको ये जो शेल्फ लाइफ है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो यहाँ आपका क्या दे रखा है कि खाद्य पदार्थों को संसाधित किए जाने के जो मुख्य कारण है। तो क्या है कि यहाँ पे बताना है हमें कि खाद्य पदार्थों को संसाधित क्यों किया जाता है, उसको हम एकत्रित क्यों करते हैं, या किस तरीके से उसको बचा के रख सकते हैं, क्यों जरूरी है ये। तो हमें इसमें मेनली वही बताना है कि खाद्य पदार्थों को संसाधित किए जाने के मुख्य कारण क्या है। स्टोर वगैरह में खाद्य पदार्थों को जो संसाधित कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो रखा जाता है, तो इसके कौन से कार्य है, हमें इसमें ये बताना है कि क्यों इनको रखा जाता है, इसके मुख्य कारण कौन से है। तो क्या है, फर्स्ट यहाँ दे रखा है आपका खाद्य पदार्थ का मूल्य बढ़ाने के लिए। तो क्या है, कहीं भी खाद्य पदार्थ को संसाधित करके रखा जा रहा है तो किस लिए, कि स्टार्टिंग के टाइम पे उसकी वैल्यू कम है, लेकिन आगे चल के क्या होगा कि जब उसकी जो कीमत है बाजार में बढ़ने लगेगी, क्योंकि मांग बढ़ेगी तो कीमत भी बढ़ेगी। तो वही है यहाँ पे कि उनको संसाधित इसलिए रखा जाता है कि आगे चलकर जो है उसका मूल्य बढ़ जाए, और क्या है कि जो ग्राहक वगैरह है उससे वो ज्यादा मांग कर सके पैसों की। तो फर्स्ट में यहाँ क्या है कि खाद्य पदार्थों का जो आपका मूल्य है वो बढ़ाने के लिए किया जाता है। सेकंड, खाद्य पदार्थ से हानिकारक तत्वों को हटाने के लिए। अब स्टार्टिंग में ही अगर बेचने स्टार्ट कर दे तो क्या होगा कि शुरुआती तौर पे बहुत सारे कीटनाशकों का छिड़काव होता है जो हमारी फसल वगैरह होती है उनपे, या कोई भी सब्जियां वगैरह तैयार की जा रही है खेतों में, तो क्या होता है कीटनाशकों का किया जाता है उनपे छिड़काव। तो उससे क्या है बहुत सारे कीटाणु वगैरह होते हैं उसपे, तो क्या है कि वो हानिकारक हो सकते हैं हमारे लिए। तो क्या एक रीजन हम ये भी बता सकते हैं कि क्यों किया जाता है उसको संसाधित, तो जो हानिकारक तत्व है उनको हटाने के लिए, कि जो हानिकारक तत्व है वो किसी तरीके से जो ह्यूमंस है उनको किसी तरीके का जो नुकसान है वो ना पहुंचे। नेक्स्ट यहाँ है खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए तथा लाभदायक सामग्री मिलाने के लिए। अब क्या है उसमें हम समय समय पर चेंजेस भी करते रहेंगे, तो इसमें वही बता रखा है कि किस तरीके से हम खाने को बाद में स्वादिष्ट बनाएंगे, और उसमें जो भी लाभदायक चीजें हैं, जो भी जरूरत की चीजें जो शुरुआती टाइम पर नहीं रखी गई है, तो उसको अब हम उसमें ऐड कर देंगे और उसको क्या बना देंगे, स्वादिष्ट और लाभदायक बना देंगे। आगे से मैं आपके और पॉइंट्स दे रखे हैं कि खाद्य पदार्थों को ग्राहक की पसंद के अनुसार तैयार करना। अब क्या है कि ग्राहक है उनकी पसंद क्या होती है, अलग अलग होती है। तो इसमें क्या बता रखा है आपको कि जो भी खाद्य पदार्थ है, तो जो ग्राहक है, विक्रेता क्या करे कि उनकी पसंद का उनको बना के दे सके। अलग अलग चॉइस है सबकी, तो क्या है इसको इसलिए संसाधित किया जाता है कि वो ग्राहक की पसंद के अनुसार उसको परिवर्तित कर दिया जाए। नेक्स्ट यहाँ है खाद्य पदार्थों को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए। क्या है, संसाधित करके रख रखा है हमने और हमें कहीं और भेजना है।
जैसे कि यहाँ पे हमें बिहार से दिल्ली भेजना है या दिल्ली से बिहार भेजना है, तो हमने उसको संसाधित करके रख रखा है, तभी तो हमें आगे चल के दिक्कत नहीं होगी जब हमें भेजना होगा। वरना इकट्ठा दोबारा से करो, एक एक चीजों को जोड़ो, साथ मिलाओ, फिर संसाधित करो। तो क्या है कि हम संसाधित पहले से ही करके रखते हैं, किस लिए? ताकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जैसे कि हो सकता है कि एक स्टोर से दूसरे स्टोर पर माल जा रहा है, तो वहां पे पहले से एक जगह पे संसाधित होगा, तभी तो दूसरी जगह उसको लेकर जाएंगे। तो यहाँ पे वही है कि किस तरीके से खाद्य पदार्थों को संसाधित करते हैं, ताकि अगर कहीं और उसको ले जाने की जरूरत हो तो वो पहले से ही संसाधित हो, हमारे पास एकत्रित हो, इकट्ठा पहले से ही रहे। नेक्स्ट यहाँ क्या है, खाद्य पदार्थों को आसानी से भंडारित करने के लिए। अब क्या है, संसाधित कर रहे हैं तो उसको क्या कर रहे हैं, हम एक जगह एकत्रित कर रहे हैं, आसानी से हम उसको एकत्रित कर रहे हैं, अपने पास रख रहे हैं। तो ये पॉइंट इससे रिलेटेड है कि किस तरीके से हम उसका भंडारण कर रहे हैं, और जब हमें आवश्यकता पड़ रही है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए, तो हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो आपका ये जो तीन आपने 6 जो ये टॉपिक्स देखे, अपने पॉइंट्स देखे, तो आप ये किसके थे? तो खाद्य पदार्थ को संसाधित किए जाने के जो आपके मुख्य कारण, क्यों हम खाद्य पदार्थों को संसाधित करते हैं, जो 6 पॉइंट्स आपने पढ़े हैं वो इसके लिए थे। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको देखेंगे। तो यहाँ क्या है कि कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ जो कि वैज्ञानिक तकनीक और विधियों से बनाई जाती है, उदाहरण के लिए बिस्किट, ब्रेड, अचार, पापड़ से लेकर अन्य सब्जियां, जैसे मांसाहारी व्यंजन एवं अल्पाहारी व्यंजन इत्यादि, आज के समय में लोगों को अधिकतर खाना पसंद है। अब यहाँ क्या आपको बताया गया कि किस तरीके से जो आजकल के व्यंजन है उसके बारे में। आजकल लोगों को क्या अच्छा लगता है, तो जहाँ पे प्रोटेक्टिव फूड मिले, जहाँ पे बहुत सारे मतलब कि देखेंगे सुविधाओं से रखा हुआ जाता है, शेल्फ वगैरह लगाए जाते हैं, या वैज्ञानिक तकनीक द्वारा बनाए जाते हैं, जहाँ पे उनको लोगों को ये भरोसा होता है कि ये भोजन लेने पर, ये व्यंजन यहाँ से खरीदने पर क्या होगा, हमारे शरीर में कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और हमारे लिए ये लाभदायक होगा। तो क्या है कि आजकल के लोगों को यही सारी चीजें अच्छी लगती है कि जो भी वैज्ञानिक तकनीक द्वारा बनाई जाती है, नई नई विधियों द्वारा बनाई जाती है, तो लोगों को वही भोजन क्या है वो आकर्षित लगती है। तो वही बताया गया किस तरीके से, कौन कौन से यहाँ पे आपको उदाहरण भी दे रखे हैं कौन कौन से भोजन है। तो बिस्किट हो गए, अचार पापड़ हो गए, वहां से लेकर अन्य जो सब्जियां हैं, जो भी सब्जी है, मांसाहारी व्यंजन है या अल्पाहारी मतलब जो स्नैक्स वगैरह है, वो सब भी हम क्या करते हैं आज के समय में कैसे लेना पसंद करते हैं, जो कि वैज्ञानिक तकनीक द्वारा बनाया गया हो। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि किस तरीके का भोजन या किस तरीके के व्यंजन पे आजकल के लोगों को ज्यादा विश्वास होता है, किस तरीके का भोजन लोग खाना पसंद करते हैं। तो क्या है, उसके लिए आपका जो ये टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट हो सकता है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ क्या है, ये आपको उदाहरण दे रखा है कि किस तरीके से हम संसाधन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या फर्स्ट दे रखा है कि बिस्कुट का बड़े औद्योगिकीकरण स्तर पर संसाधन। हम यहाँ क्या करें, एक ही साथ आप देख रहे हैं कितनी सारी मात्रा में यहाँ पे क्या है बिस्किट का निर्माण किया जा रहा है। तो क्या है, हम इसको संसाधित भी कर रहे हैं कि जब बहुत सारी मात्रा में हो रहा है, यहाँ पे भंडारण हो रहा है, तो क्या अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना होगा तब भी हम आसानी से ले जा सकते हैं, या फिर इसको चेंज करना हो इसमें कुछ, अगर ये संसाधित है और लोगों के पसंद के अनुरूप नहीं है, तो क्या है जो लोग है, जो विक्रेता है, वो देखेंगे कि लोगों को किस तरीके का पसंद है, स्वाद के अनुसार ही वो बेचते हैं, जो कार्य करते हैं वो। तो क्या है कि इस तरीके से संसाधित करके वो किस तरीके से जो चेंजेस वगैरह है वो करते रहते हैं इसमें। तो वही आपको यहाँ बताया। और साथ में यहाँ क्या घरेलू स्तर पर संसाधन, जो आपका पापड़ है उसका घरेलू स्तर पर संसाधन के बारे में आपको बताया। ये आप देख रहे हैं बड़े औद्योगिक क्षेत्र में है कि मतलब जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, मिल्स वगैरह होती है उसके लिए है, और ये जो है घरेलू स्तर पर जो संसाधन किया जा रहा है वो है। अब यहाँ पर क्या है, खाद्य प्रसंस्करण का महत्व। तो आपका जो खाद्य प्रसंस्करण है उसका जो महत्व है, क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए खाद्य प्रसंस्करण, तो वो आपको बताया गया कि किस तरीके से क्या है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग देश की आर्थिक व्यवस्था के दो मुख्य स्तंभ अर्थात कृषि और उद्योग के बीच काम करता है। अब क्या है, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि खाद्य प्रसंस्करण क्यों इंपॉर्टेंट है या फिर क्या है, और ये किन दोनों तत्वों के बीच में कार्य करता है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जा सकते हैं। तो इसमें क्या है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग देश की आर्थिक
व्यवस्था के दो प्रमुख स्तंभ है। मतलब जो प्रमुख स्तंभ है अर्थात कृषि और उद्योग, मतलब जो कृषि और उद्योग जो आप देख रहे हैं, कृषि हमारे लिए कितनी जरूरी है और उद्योग जो बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित की जा रही है, कच्चे माल को परिवर्तित करके जो चेंज किया जा रहा है, तो वो सारी क्या है कि हमारे कृषि और उद्योग। तो आपको पता है कि खाने पीने की जो चीजें हैं जो ह्यूमन लाइफ के लिए जरूरी है, तो उसके लिए क्या है कि कृषि और उद्योग को हम एक इम्पॉर्टेंट, हम भारत की जो है रीढ़ बोल सकते हैं हम उसको, कि किस तरीके से कृषि द्वारा जो है कच्चे मालों को बनाया जाता है, उद्योगों में लाकर उसको परिवर्तित किया जाता है और फिर वो उसको खाने योग्य बनाया जाता है और हमें बेचा जाता है। तो क्या है कि जो प्रमुख स्तंभ है हमारे यहाँ के कृषि और उद्योग, उसके बीच में जो है खाद्य प्रसंस्करण जो है वो कार्य करता है। तो इसमें क्या है कि खाद्यान्नों की बम्पर पैदावार के कारण कृषि और बागवानी उत्पादों के बीच उचित भंडारण और प्रसंस्करण की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। तो क्या है, जब खाद्यान्नों में जो है बहुत अत्यधिक मात्रा में क्या है पैदावार की जाने लगी, यहाँ पे क्या है बम्पर, तो क्या है बहुत ज्यादा ही मात्रा में जो है उनकी पैदावार के कारण क्या है कृषि और बागवानी उत्पादों में क्या है कि उचित भंडारण और प्रसंस्करण की आवश्यकता लगी। तो प्रसंस्करण की आवश्यकता क्यों हमें पड़ी, तो किस लिए पड़ी है, ताकि क्या है कि जब हमने बड़े स्तर पर क्या है खाद्यान्नों को जो है लगाना चालू कर दिया, उसकी पैदावार करना ज्यादा स्तर पर करना शुरू कर दिया, तो क्या है वहां पे हमें खाद्य जो है प्रसंस्करण उसकी आवश्यकता पड़ी। अब यहाँ आपका नेक्स्ट इसी में दे रखा है कि इसके अलावा लोगों की नई जीवन शैली तथा आवागमन में वृद्धि, साथ ही वैश्वीकरण के कारण विभिन्न प्रकार के संसाधित खाद्य उत्पादों की मांग निरंतर बढ़ती जा रही थी। तो क्या है कि लोगों का जब आवागमन क्या है, स्टार्टिंग के टाइम में ज्यादा हम बाहर आना जाना नहीं करते थे, जैसे अभी हम पश्चिमी देशों की बात कर ले तो वहाँ के बहुत सारे जो आप देखेंगे फूड वगैरह है वो यहाँ पे इंडिया में भी आने स्टार्ट हो गए हैं। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग जो फूड है, स्ट्रीट फूड वगैरह वो सब फैले हुए हैं। तो क्या है जब लोगों का आवागमन जो है बढ़ गया, वैश्वीकरण, बाहर से जो कंपनियां हैं हमारे देश में आकर स्थापित होने लगी, तो उससे क्या हुआ कि कोई फूड कंपनी है जो बाहर से आई और यहाँ पे स्थापित हो गई और यहाँ के लोगों को वो बहुत ज्यादा पसंद आ गया, तो क्या होगा कि लोगों का जो टेस्ट होगा वो भी चेंज होगा। तो उसके लिए क्या है कि हमें प्रसंस्करण की आवश्यकता पड़ी कि हम लोगों की जो आवश्यकता है उसके अनुसार ही जो लोग चाहते हैं उनकी मांगों को पूरा किया जाए, जिसके लिए हमने क्या किया है खाद्य प्रसंस्करण को अपनाया है। यहाँ पे एक नोट है कि भारत सरकार ने 14 जनवरी 2010 को खाद्य संसाधन उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2012 तक 30 वृहद खाद्य संसाधन पार्कों की स्थापना की घोषणा की। अब यहाँ पार्क क्या है, तो ये जो बड़े बड़े आप देखेंगे ना उद्योग, जहाँ पे आप देखेंगे तैयारी की जाती है, मालों को जो है कच्चे माल है उसको परिवर्तित किया जाता है। यहाँ पार्क क्या है, वो पार्क वाला नहीं है यहाँ पे, कि आपको एक इमेज दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इस तरीके से फूड प्रोसेसिंग पार्क जो है आपका, जहाँ पे क्या है मील वगैरह बनाई जाती है, मेनली हम माने तो मील बनाई जा रही है, नई नई अलग अलग तरीके की मील बनाई जा रही है ताकि जो है लोगों की आवश्यकता के अनुसार जो कार्य है या जो लोग चाहते हैं, जिस चीज में उनका इंटरेस्ट है, जो चीज खाने में उनको अच्छा लगता है, वैसा ही अच्छा और स्वस्थ जो है उपलब्ध करवाया जाए उनको खाने की चीजों को। तो इसमें क्या है कि आपको ये याद रखना है, ये एमसीक्यू से भी रिलेटेड हो सकता है क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं डेट दे रखा है, और जो अगर आपसे कोई पॉइंट पूछा जाए खाद्य प्रसंस्करण से रिलेटेड तो आप उसमें भी इस पॉइंट को ऐड कर सकते हैं। तो आपको ये डेट हमेशा याद रखनी है कि भारत सरकार ने कब किया था, 14 जनवरी 2010 को क्या है इसको लागू किया गया था, किसको, खाद्य संसाधन उद्योग को। उसके लिए बढ़ावा देने के लिए क्या किया था, वर्ष 2012 में बहुत सारे जो है खाद्य संसाधन पार्क है उनकी स्थापना की थी। अब यहाँ आपको क्या दे रखा है कि खाद्य प्रबलीकरण। तो इसमें क्या है, आपको खाद्य प्रबलीकरण में क्या बताया गया है, मेनली इसमें क्या बताया गया है किस तरीके से हम ऐड वगैरह कर सकते हैं, कोई प्रोटीन की चीज है उसको ऐड कर सकते हैं, कोई पसंद की चीज है उसको ऐड कर रहे हैं, हम स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं फूड को किसी तरीके से। तो वही इसमें मेनली बताया गया है कि किस तरीके से खाद्य प्रबलीकरण द्वारा भोजन में पौष्टिक मांग की वृद्धि के लिए इसमें अतिरिक्त पोषण तत्व मिलाए जाते हैं। इसमें क्या है, इसमें ऐड कर रहे हैं हम जो पोषण की चीजें है, प्रोटीन की चीजें उसको ऐड कर रहे हैं, इसको और ज्यादा अच्छा बना रहे हैं लोगों के जो उचित हो सकता है लोगों के लिए, कि उनको ताकत भी मिले वो खाकर और उनको अच्छा भी लगे। तो क्या है वही बताया कि किस तरीके से खाद्य प्रबलीकरण द्वारा भोजन में जो है पौष्टिक तत्व होती है उसकी जो वृद्धि की जाती है
उसकी जो मांग है उसमें वृद्धि करने के लिए इसमें अतिरिक्त पोषक तत्व मिलाए जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, खाद्य प्रबलीकरण। इसमें कुछ आपके उदाहरण दे रखे खाद्य प्रबलीकरण की, जैसे कि डबल रोटी के निर्माण के दौरान आटे में प्रोटीन लाइजिन मिलाया जाता है। अब क्या है कि प्रोटीन के लिए क्या मिलाया जाता है, इसमें लाइजिन मिलाया जाता है। आपसे ये भी एक मार्क्स में पूछ लिया जा सकता है, आपसे चैप्टर से रिलेटेड है ये, तो आपको ये सारे पॉइंट्स क्या है अच्छे से रिमेंबर रखने हैं, अपने दिमाग में बना के रखना है, या फिर आप इसके पॉइंट्स बना सकते हैं नोटबुक लेकर बैठे हैं तो, ताकि आपको ये याद रहे। तो इसमें क्या है कि जब हम डबल रोटी का निर्माण करते हैं तो प्रोटीन ऐड करने के लिए हम उसमें क्या मिलाते हैं, लाइजीन को मिलाते हैं, और नमक में हम क्या मिलाते हैं, आयोडीन को मिलाते हैं, ताकि इसमें जो पौष्टिक तत्व है उसको हम बढ़ा सकें। और ये आपका जो खाद्य प्रबलीकरण था, आई होप आपको ये भी टॉपिक जो है समझ में आ गया होगा। आपका नेक्स्ट टॉपिक है, हम उसको स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ क्या है आपका खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रौद्योगिकी संबंधित मूलभूत संकल्पनाएं। अब इसमें क्या है कि खाद्य प्रसंस्करण और जो प्रौद्योगिकी है उसकी जो मूलभूत संकल्पनाएं हैं उसके बारे में हम समझेंगे। तो इसमें क्या है, फर्स्ट आपका देखा खाद्य विज्ञान। खाद्य विज्ञान जो है कि खाद्य विज्ञान को एक ऐसे क्षेत्र के रूप में बताया जा सकता है जिसमें रसायन और भौतिक जैसे आधारभूत विज्ञान के विषयों के साथ साथ पाक कलाओं, कृषि विज्ञान तथा सूक्ष्म जीव विज्ञान का अनुप्रयोग किया जाता है। अब इसमें क्या है कि खाद्य विज्ञान में आपका क्या है, तो खाद्य विज्ञान एक ऐसा क्षेत्र है, हम उसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऐसे तरीके से बता सकते हैं जिसमें रसायन और भौतिक जो रासायनिक चीजें होती है, विज्ञान किस लिए है, रासायनिक चीजों के लिए, रासायनिक प्रयास के लिए है, अनुप्रयोगों के लिए है, और क्या है भौतिक तत्वों के बारे में हमें पता चलता है या भौतिक रूप के बारे में उसमें बताया जाता है। लेकिन क्या है कि खाद्य विज्ञान में इन सब के साथ ही क्या है, अलग जो विषय है वो भी है। उसमें कौन कौन से विषय हैं, तो इसमें खाद्य विज्ञान में पाक कलाओं के बारे में है, कृषि के बारे में है, कृषि विज्ञान है, सूक्ष्म जीव विज्ञान है, इन सब का जो है अनुप्रयोग, इन सब का प्रयोग जो है, या आप देखेंगे टेस्ट वगैरह जो है वो किया जाता है कि किस तरीके से पाक चीजों में, पाक कलाओं में हमें विज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, खाद्य विज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। कृषि, जब हम कृषि कर रहे हैं तो उस समय हमें किस तरीके से जो खाद्य विज्ञान है उसके नॉलेज की आवश्यकता होगी। तो वो यही है कि यहाँ पे आपको नॉर्मल विज्ञान की बात नहीं की जा रही है। नॉर्मल विज्ञान में क्या है वो बता रखा है कि जो रसायन है और भौतिक चीजें हैं हम उसको लेके चलते हैं, लेकिन यहाँ क्या है आपका पूरा खाद्य विज्ञान दे रखा है। तो इसमें क्या है, इसके साथ साथ हम क्या समझते हैं, तो पाक विज्ञान हो गया, कृषि विज्ञान हो गया, सूक्ष्म जीव विज्ञान हो गया, हम इन सब के बारे में इसमें समझते हैं। अब इसी में आपका नेक्स्ट रखा है खाद्य संसाधन। तो खाद्य से रिलेटेड जो भी संसाधन है उसके बारे में हम इसमें समझेंगे कि खाद्य संसाधन से तात्पर्य उन तकनीकों वह विधि से है जिसके द्वारा कच्ची सामग्रियों को पूर्ण रूप से तैयार किया जाता है या फिर आधे तैयार खाद्य उत्पादों में बदल दिया जाता है। अब यहाँ पे क्या है, संसाधन, तो नई नई जो तकनीकें हैं हम उसको ऐड करें। अब क्या है, हमने प्रौद्योगिकी के बारे में इस टॉपिक में पढ़ा था, आगे जो आपने हेडिंग देखा, तो प्रौद्योगिकी में क्या है कि हम नई नई टेक्नोलॉजी वगैरह है, तकनीकें है उसको अपना रहे हैं, मशीनरी वगैरह उसको ऐड करें अपनी जो खाद्य विज्ञान है उसमें। तो उसमें यही बता रखा है कि किस तरीके से खाद्य संसाधन क्या है, तो जो भी तकनीक वगैरह है उसका इस्तेमाल कर जो कच्चे माल होते हैं या तो उसको पूर्ण रूप से पकाया जाता है या फिर अर्ध तरल या अर्ध रूप से पूर्ण, जो अर्ध रूप से हम उसको तैयार करते हैं उस आहार में परिवर्तित किया जाता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, खाद्य संसाधन। खाद्य संसाधन के द्वारा ही या तो हम कच्चे माल को पूर्ण रूप से चेंज कर देते हैं, पका देते हैं, या फिर उसको अर्ध पका हुआ बना देते हैं। इसी में आपका नेक्स्ट थर्ड दे रखा है खाद्य प्रौद्योगिकी। इसमें क्या है कि प्रौद्योगिकी एक ऐसा विज्ञान है जिसमें वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक ज्ञान तथा उत्पादन के वैध नियमों का व्यवहारिक उपयोग होता है। तो इसमें क्या है कि खाद्य प्रौद्योगिकी में हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रौद्योगिकी एक ऐसा विज्ञान है, प्रौद्योगिकी भी एक ऐसा विज्ञान है जिसमें वैज्ञानिक जो अनुप्रयोग है, मतलब जो साइंटिफिक हम देखेंगे टेस्ट वगैरह किए जाते हैं, उसके साथ साथ क्या है सामाजिक और आर्थिक ज्ञान तथा उत्पादन के वैध, जो भी वैध मतलब जिन नियमों को हम मानते हैं और के व्यवहारिक उपयोग होता है, जो भी नियम वगैरह है उसको हम पूरी रूप से पूरे तरीके से मानते हुए जो भी सामाजिक
जो भी मतलब इसमें स्टार्टिंग में हम देखें तो क्या समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से इसमें जो भी टेस्ट वगैरह किए जाते हैं उसमें जो है सामाजिक और आर्थिक जो रूप है उसको भी साथ में लेके चला जाता है, और जो भी वैध मतलब पूर्ण रूप से सही है, सही नियम है, उन सबको लेकर ही ये जो है कार्य करते हैं। तो इसमें यही बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से, जैसे कि हमें क्या है बहुत बार ऐसा होता है कि किसी चीज पे डाउट होता है, कोई कार्य चल रहा है और हमें नहीं पता उसके बारे में, या हमें नहीं पता किस तरीके से किया जा रहा है, किस तरीके से नहीं किया जा रहा, तो वहां पे डाउट भी रखा जाता है। तो यहाँ क्या है कि खाद्य प्रौद्योगिकी क्या है, तो यहाँ पे क्या है, आपको कोई भी डाउट रखने की जरूरत नहीं है, इसमें पूर्ण रूप से वैध तरीके से जो भी कार्य है वो किए जाते हैं, और जो भी अनुप्रयोग है, टेस्ट वगैरह, वो भी पूरे वैध रूप से किए जाते हैं इसमें। तो यही आपको इसमें मेनली जो है समझाने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट इसमें आपका फोर्थ पॉइंट है तो है खाद्य विनिर्माण। इसमें क्या है कि खाद्य उत्पादन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खाद्य उत्पादों को व जनसंख्या की विविध मांगों को पूरा करने के लिए खाद्य प्रौद्योगिकी के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए बड़े पैमाने पर है, क्या है करते हुए, मतलब क्या है इसमें क्या बताया गया हमें मेनली कि जो ऐसी प्रक्रिया, जो खाद्य उत्पादन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप देखेंगे ना जनसंख्या के हिसाब से हमें क्या है विविध विविध जो मांगे हैं, अब अलग अलग लोग हैं, सबकी अलग अलग मांगे हैं, तो इसमें वही बताया कि किस तरीके से जो भी जनसंख्या के हिसाब से विविध मांगे, अलग अलग जो मांगे हैं उनको पूरा करने के लिए जो है खाद्य प्रौद्योगिकी के सिद्धांत को हम उपयोग करते हैं। तो क्या है इसमें यही बताया गया कि किस तरीके से जो मांग वगैरह है उसको हम पूरा कर रहे हैं। लोगों की अलग अलग मांग है, जनसंख्या का स्तर ज्यादा है लेकिन लोगों की मांग को अलग अलग है, लेकिन उनकी मांगों को क्या किया जा रहा है, पूरा किया जा रहा है, किसी न किसी तरीके से वो मांगों को जो है पूरा कर रहे हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसके जिसके द्वारा हम इसके कार्य को कर रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, खाद्य प्रौद्योगिकी के सिद्धांत के द्वारा ही हम इन कार्य को पूरा करते हैं। अब यहाँ क्या है आपका नेक्स्ट, खाद्य संसाधन और प्रौद्योगिकी का विकास। इसमें हम क्या है कि खाद्य संसाधन जो प्रौद्योगिकी है उसका विकास किस तरीके से हुआ। कोई भी चीज एकदम से तो आ नहीं जाती है, धीरे धीरे ही उसका विकास होता है। तो यहाँ पे वही हमें बताया कि किस तरीके से जो है खाद्य संसाधन और प्रौद्योगिकी का विकास धीरे धीरे हुआ है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको बताया कि किस तरीके से 1810 में निकोलस एपर्ट द्वारा खाद्य पदार्थों को यहाँ पे होगा जो डब्बे होते हैं, डब्बे में बंद करने की प्रक्रिया का जो है उसको विकसित किया इन्होंने। तो इसमें क्या है कि 1810 में निकोलस एपर्ट है उनके द्वारा खाद्य पदार्थ को डब्बे में बंद करने की प्रक्रिया को विकसित किया गया। इससे पहले क्या था, ये प्रक्रिया को हम नहीं जानते थे, इसके बारे में हमें नहीं पता था। तो हमें कब पता चला, 1810 में, किसके द्वारा, तो निकोलस एपर्ट के द्वारा। नेक्स्ट इसमें सेकंड है 1864 में लुई पाश्चर द्वारा अंगूरी शराब के खराब होने को कैसे बचाए उसके शोध का वर्णन मिलता है। अब क्या है कि जो अंगूरी शराब है वो खराब हो जाती थी, तो उसके लिए क्या है लुई पाश्चर ने 1864 में एक प्रयोग किया था जिसके द्वारा उन्होंने हमें क्या बताया कि किस तरीके से जो अंगूरी शराब है उसको हम लंबे समय तक बचा के रख सकते हैं। और थर्ड में है लुई पाश्चर द्वारा पाश्चुरीकरण विधि को विकसित करना। तो क्या है लुई पाश्चर की यहाँ पे 2 खोज आपको बताई हुई है कि किस तरीके से 1864 में तो फर्स्ट उन्होंने जो अंगूरी शराब है उसको किस तरीके से बचाया जाए वो हमें बताया, और नेक्स्ट क्या है कि लुई पाश्चर द्वारा जो पाश्चुरीकरण की विधि है वो भी हमें इनके द्वारा ही बताई गई है। तो ये जो डेट वगैरह है आपको याद रखनी है, और जो भी नाम वगैरह दे रखे हैं ये भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये एमसीक्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन सकते हैं आपके इनमें से क्वेश्चन जो भी है, और लॉन्ग क्वेश्चन भी इससे बन सकते हैं। अब यहाँ क्या है कि आपके खाद्य संसाधन और संरक्षण का महत्व। क्या है कि खाद्य संसाधन जो भी नई नई तकनीकी है, जो संरक्षण है, उसका महत्व क्यों है उसके बारे में बताए। तो खाद्य पदार्थों को अलग रूप देना, खाद्य पदार्थों को जो है खराब होने से बचाना, समय की बचत, भंडारण तथा परिवहन में अधिक सुविधाजनक। क्या है खाद्य संसाधन, जो खाद्य को हम एकत्रित करके रख रहे हैं और इसका जो संरक्षण है, किस तरीके से हम उसको बचा रहे हैं, कीटाणु वगैरह उससे बचा रहे हैं, उसका वो क्यों जरूरी है। तो क्यों जरूरी है कि खाद्य पदार्थों को अलग अलग रूप देना। जब हम खाद्य पदार्थों को एक जगह एकत्रित करके रख रहे हैं, उसका संसाधन कर रहे हैं, तो क्या है कि हम जब उसको मार्केट में कम मात्रा में उसको हम बेच रहे हैं तो हमें लोगों की राय के बारे में पता चले कि लोगों को वो पसंद आया है या नहीं आया है। तो क्या है अगर लोगों को उसमें कुछ कमी लगी
तो क्या करेंगे, हम उसमें अलग अलग रूप दे सकते हैं, उसमें हम और चीजों को ऐड कर सकते हैं। तो इसमें वही हमें बताया गया है। सेकंड इसमें है खाद्य पदार्थों का खराब होने से बचाना। तो हम संसाधित करें, भंडारित करके इस तरीके से रख रहे हैं कि जो खाद्य पदार्थ है वो लंबे समय तक जो सुरक्षित है, संरक्षित है, रह सके। और समय की बचत। अब क्या है, और ये जो आप पॉइंट्स देखेंगे एक तरीके से रिलेटेड ही है कि किस तरीके से हम खाद्य पदार्थ है उनको हम संरक्षित कर रहे हैं। तो उसमें क्या कर रहे हैं कि जब हमें भंडारण करना है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाना है, परिवहन के द्वारा हम लेकर जा रहे हैं, तो क्या है कि हमें जो है समय की उसमें बचत होगी हमारी। हमने ऑलरेडी भंडारण कर रखा है, संसाधित कर रखा है, जो चीजों की आवश्यकता थी उसमें ऑलरेडी रख रखी है। तो क्या होगा, यहाँ पे हमारी समय की बचत भी होगी और भंडारण तथा परिवहन में भी जो है अधिक सुविधाजनक ये होगा हमारे लिए। तो आई होप आपको ये जो टॉपिक है ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम आपका टॉपिक देखते हैं। तो इसमें क्या है, खाद्य पदार्थों को खराब या नष्ट होने के लिए उत्तरदायी कारक क्या है। ऐसे ऐसे जो कारक है जिसके द्वारा क्या है, जो हमारे खाद्य पदार्थ है वो खराब हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं या खाने योग्य नहीं रहते हैं। तो ये कौन से कारक है जो कि जिसके कारण ऐसा होता है, तो उसके बारे में हम इसमें बता रहे हैं। तो फर्स्ट, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन के बारे में बताया कि भोजन में भौतिक कारणों से आए परिवर्तनों से भोजन का रंग, रूप, स्वाद खराब हो जाते हैं। जैसे कि जो है बाहरी दबाव के कारण फल अथवा सब्जी, जब बाहर का दबाव पड़ता है, देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या बताया कि भौतिक कारण से क्या होता है, जो हमारा भोजन है उसका जो स्वाद है उसमें परिवर्तन हो जाता है। आपको देखते हैं ना कि आप कोई भोजन रख रहे हैं, आपने 2 दिन तक रख रखा है, रोटी भी अगर 2 दिन तक रह जाती है तो क्या होता है, उसमें फफूंदियां लगना स्टार्ट हो जाती है। जो आप देखेंगे एक ब्लैक कलर की लेयर जो है वो बनना स्टार्ट हो जाती है रोटी में, और कलर क्या है, बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो वही है कि अगर भौतिक कारण से कोई भी परिवर्तन आ रहा है तो क्या है, उसका रूप जो है चेंज हो रहा है, उसका स्वाद बदल रहा है। तो वही इसमें बताया है कि किस तरीके से भौतिक कारणों से आए परिवर्तन में क्या है, भोजन का जो रंग, रूप, स्वाद है वो है धीरे धीरे खराब होना स्टार्ट हो जाता है। और जो बाहरी दबाव है उसके कारण क्या है, फल अथवा सब्जी। आपने देखा होगा, आप लंबे समय तक अगर फल या सब्जी को भी छोड़ दे तो क्या होगा कि धीरे धीरे आप देखेंगे बाहर ही दबाव से जो क्या है वो धीरे धीरे जो है परिवर्तित होना स्टार्ट हो जाएंगे, गलना स्टार्ट हो जाएंगी, सड़ना स्टार्ट हो जाएंगी। तो वही है कि जो है सब्जी ढीला पड़ जाती है। अब ढीला क्या है, धीरे धीरे क्या होता है कि जो सब्जी है, तो सब्जी क्या होता है कि धीरे धीरे ना खराब होनी स्टार्ट हो जाती है। आप देखेंगे कि सब्जी ना बिल्कुल परिवर्तित हो जाती है, आप उसको देखेंगे ना तो ऐसे दबने लग जाती है। अगर कोई टाइट सब्जी है और उसको आपने लंबे समय तक छोड़ रखा है तो क्या होगा, वो दबना स्टार्ट हो जाएगी, तो ढीली हो जाएगी वो। तो यहाँ पे वही बताया है कि वो जो है ढीली पड़ना स्टार्ट हो जाती है, और सभी भोजन में भौतिक परिवर्तनों के कारण ही होता है। तो ये सब क्यों होता है, क्योंकि जो सब्जियां वगैरह है, भोजन है, उसमें क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। तो उसके बाद ही आप देखेंगे जो ये सब चेंजेस है, किस तरीके से रंग, रूप, स्वाद में जो चेंज हो जाता है खाने के, तो वो भौतिक परिवर्तन से होते हैं। सेकेंड आपका दे रखा है इसी में रासायनिक परिवर्तन। तो क्या है, कई बार गर्मियों में दूध बाहर पड़े रहने से फट जाता है। ऐसा एक रासायनिक परिवर्तन के कारण होता है जिसमें दूध का जो प्रोटीन है वह जम जाता है। आपने देखा होगा, आप दूध को क्या है गर्मियों में अगर ऐसे रख देंगे, बिना उबाले ही रख देते हैं या उबाल के भी लंबे समय तक छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, अपने आप ही जो दूध है वो फट जाता है। तो क्यों होता है ऐसा, तो ये रासायनिक परिवर्तन के कारण होता है, क्योंकि जो भी प्रोटीन होता है दूध में वो जमना शुरू हो जाता है, और जमते जमते क्या होता है कि वो दूध की आप देखेंगे जो परत वगैरह होती है उसमें पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है, और जो मोटी मोटी जो छालियां होती है वो एक जगह एकत्रित हो जाती है। इसी में दे रखा है आपका जीवाणु द्वारा परिवर्तन। तो क्या है, भोजन में उपस्थित कुछ जीवाणु द्वारा भी खाद्य पदार्थ बहुत जल्द खराब हो जाते हैं, जैसे खमीर, फफूंदी व बैक्टीरिया। ऐसे कुछ जीवाणु, मतलब भोजन में उपस्थित कुछ जीवाणु द्वारा भी जो है खाद्य पदार्थ खराब हो जाते हैं। भोजन में ऑलरेडी उपस्थित होते हैं कुछ जीवाणु, तो उसमें क्या है, उनके द्वारा भी जो खाद्य पदार्थ है बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, जैसे कि खमीर हो गया, फफूंदी हो गया, बैक्टीरिया हो गया। ऐसे जीवाणु हैं जिनके द्वारा भोजन बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। नेक्स्ट इसमें है एंजाइम द्वारा। तो क्या है, वनस्पति या पशु जो है भोजन पदार्थों में पाए जाने वाले एंजाइम रासायनिक प्रक्रियाओं को गतिशील बनाते हैं और भोजन में जल्दी परिवर्तन ला देते हैं। इसमें पदार्थ गलने लगता है और उसमें दुर्गंध आने लगती है, जैसे देर तक कटे हुए फलों का रंग, स्वाद, सुगंध व संरचना में अंतर आना। तो आपने देखा होगा कि अगर आप सेब वगैरह उसको काट के अगर साइड में रख देते हैं
तो आप कुछ समय बाद ही आएंगे तो आप उसमें देखते हैं कि परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाता है। अगर सफेद सेब है तो धीरे धीरे क्या होगा, वो पीला पड़ना स्टार्ट हो जाएगा, उसके ऊपर की परत को आप देखेंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो एंजाइम द्वारा ऐसा होता है, क्योंकि ये जो है फल वगैरह हो गया, वनस्पति हो गए, पशु वगैरह होता है, उसमें इकट्ठा हो जाते हैं और क्या होते हैं, धीरे धीरे जो फल वगैरह है उनको खराब करना शुरू कर देते हैं और क्या करते हैं, उनको गलाना शुरू कर देते हैं और जो जो गंदी दुर्गंध होती है वो जो है खाने में से आने लग जाती है। तो ये आपका एंजाइम द्वारा था। नेक्स्ट इसी में आपका फिफ्थ दे रखा है कीड़े मकोड़े या चूहे द्वारा। तो क्या है, कीड़े जो है खाद्य पदार्थों को खाकर नष्ट कर देते हैं जिसमें वह खाने लायक नहीं रहता है। जैसे अनाज व दालें, कुछ कीड़े अपने अंडे छोड़ देते हैं और भोजन को खाने लायक नहीं बनाते, जैसे कि गोल कृमि, फीता कृमि, बिना जो है चूले, फल, सब्जी वह मीट पर अपने अंडे छोड़ते हैं। तो इसमें क्या है कि कुछ ऐसे आपको बता रखे हैं कीटाणु वगैरह के बारे में या चूहे के बारे में, कीड़े मकोड़े के बारे में, कि किस तरीके से जो है वो खाने को खराब कर देते हैं। तो इसमें बताया कि कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो खाने को खाकर, कुछ कीड़े आप देखेंगे सब्जी वगैरह में लग जाते हैं। आपने गोभी के कीड़े तो देखे ही होंगे, जो गोभी के कीड़े होते हैं, या कुछ और अन्य कीड़े जो चावल वगैरह में लग जाते हैं, या कोई फल लंबे समय तक आप छोड़ देते हैं उसमें कीड़े लग जाते हैं। तो क्या है, वही कीड़े क्या होते हैं, उन फलों को, सब्जियों को खाकर क्या करते हैं, खराब कर देते हैं। तो उसमें आप ये बता सकते हैं। या फिर कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जो खाने में क्या होते हैं, या कोई भी स्थान है ऐसा, अनाज वगैरह है, उसमें क्या करते हैं, अपने अंडे को छोड़ देते हैं। तो जिस वजह से क्या है कि वो अनाज या वो खाना क्या होता है, खाने लायक नहीं रहता है। तो ये सारे जो पॉइंट्स आपने देखे आपके क्या थे कि किस तरीके से जो परिवर्तन वगैरह है खाद्य पदार्थों में जो खराब होने के या नष्ट होने के जो कारण होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो हमने ये सारे जो पॉइंट्स है वो समझे। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आ गया, इसमें क्या है कि खाद्य संसाधन एवं संरक्षण आवश्यकता की निम्नलिखित कर्म से होती है। कि ये क्या है कि खाद्य संसाधन है और उनका जो संरक्षण है वो क्या है, जो आवश्यकता है वो किन कर्मों से होती है, किन क्रम से होती है, किस तरीके से हम उसकी बचत कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्रम वाइज बता रखा है। फर्स्ट क्या है, अतिरिक्त खाद्यान्नों का सदुपयोग, भोजन में विविधता, धन की बचत, श्रम व समय की बचत, ऐसे स्थान तक खाद्य पदार्थों को पहुंचाना जहां उनकी पैदावार नहीं होती है, खाद्य पदार्थों का आसान संग्रह। तो क्या है कि खाद्य संसाधन एवं संरक्षण क्यों आवश्यक है, या कौन सा क्रम से हम इसको संरक्षित करते हैं, क्यों करते हैं, तो क्रम वाइज बताना है हमें ये। तो फर्स्ट क्या है कि अतिरिक्त खाद्यान्नों का सदुपयोग। क्या है, हमने खाने को संसाधित करके रख रखा है, उसका भंडारण करके रख रखा है। तो क्या है कि जब आवश्यकता पड़ेगी तो हम इसी खाद्य को क्या कर सकते हैं, लोगों को दे सकते हैं, लोगों को प्रोवाइड करवा सकते हैं। जब उनकी नीड होगी उन लोगों को, तो क्या है कि हम जो खाना है उसका हम सदुपयोग करेंगे, सही से उसका प्रयोग करेंगे। या फिर भोजन में विविधता, कई बार क्या होता है कि लोगों को अलग अलग टेस्ट के खाना पसंद है, तो आपने जो आपने खाना बनाया है उसको संसाधित करके रख रखा है, भोजन निर्माण किया है उसको आपने संसाधित करके रख लिया, और क्या है उसकी जगह आप एक अलग जो भोजन है उसको, या कोई भी पसंद की चीज है, लोग जो खाना पसंद कर रहे हैं वो प्रोवाइड करवा रहे हैं उनको, और क्या है कि आप उसको चेंज करते जा रहे हैं। तो इसमें क्या है कि भोजन में विविधता, अलग अलग जो भोजन है वो लोगों को प्राप्त होगा। नेक्स्ट, धन की बचत। तो इसमें एक तरीके से जो धन की बचत है वो भी होगी, और श्रम व समय की बचत। तो क्या है कि हम एकत्रित करके रख रहे हैं, तो स्टार्टिंग में हमने एकत्रित कर लिया है, तो उससे समय की बचत होगी, श्रम की बचत होगी, और ऐसे स्थान तक खाद्य पदार्थों को पहुंचाना जहां उनकी पैदावार नहीं होती। तो क्या है, हम ऐसे स्थान पर संसाधित करके अगर हमने स्टार्टिंग में ही रख रखा है, क्योंकि अगर वो एकदम से मांगेंगे और हमारे पास नहीं हुआ तो क्या होगा कि हम वहां तक नहीं पहुंचा पाएंगे। लेकिन अगर हमने स्टार्टिंग में ही संसाधित कर लिया है और लोग की अब दूसरी जगहों पर नीड है, जरूरत है उन लोगों को इन सब खाद्य पदार्थों की, तो क्या होगा कि हम उसको आसानी से क्या है उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जहां पर इसकी आवश्यकता है या जहां पर ये उपलब्ध नहीं है। और क्या है, खाद्य पदार्थों का आसान संग्रह, हम इसको एकत्रित करके आसानी से संग्रहित कर सकते हैं। तो यही इसमें आपको क्रम वाइज बताना था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो इसमें क्या है, खाद्य संरक्षण की विधि। आपको 3 विधि बता रखी है कि आप किस तरीके से जो है आपका खाद्य संरक्षण है वो कर सकते हैं। तो फर्स्ट यहाँ क्या है, धूप में सुखाकर अथवा निर्जलीकरण। क्या आपने धूप में सुखाकर देखा होगा किस तरीके से बहुत सारे खाद्य पदार्थ है उनको हम धूप में सुखाकर जो है बचाते हैं,
कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको हमें संरक्षित रखने के लिए उनको क्या है धूप में सुखाना पड़ता है। जो उनके अंदर जो नमी है, जो पानी है, हम उसको सुखाते हैं। तो क्या है, उसको हम निर्जलीकरण भी कहते हैं कि इस तरीके से धूप में रख के जो वाष्पीकरण हो रहा है उसके द्वारा जो पानी है, नमी है, वो ऊपर जा रहा है और क्या है, भोजन क्या है, सूख क्या है, संरक्षित हो चुका है। या फिर हिमीकरण, तो फ्रीजिंग वगैरह जो होती है, हम फ्रिज में जो खाना वगैरह उसको एकत्रित करके रखते हैं। कुछ ऐसे भोजन होते हैं जिनको हम धूप में नहीं सुखा सकते, तो क्या करते हैं, हम उनको फ्रिज में इकट्ठा कर लेते हैं, पॉलिथीन वगैरह होती है उसमें रख के, ताकि वो लंबे समय तक क्या है, अच्छी बनी रहे और ताजी रहे। नेक्स्ट क्या है, संरक्षित पदार्थ द्वारा खाद्य संरक्षण। कुछ ऐसे पदार्थ जिनको हम संरक्षित करके रख रखे हैं, तो उनके द्वारा भी हम खाद्य संरक्षण कर सकते हैं। तो ये 3 आपकी विधि थी, आपको ये विधि याद रखनी है। और किस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो क्या है कि इसमें एक्सप्लेन करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, आप नाम से एक्सप्लेन कर दीजिए, इसका कोई बड़ा टॉपिक नहीं आएगा। नाम से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि धूप में सुखाना अथवा निर्जलीकरण। आपको नाम से समझ में आ रहा है कि क्या है, कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिनको हम जिसका जो नमी वगैरह होती है उसको हमें हटानी होती है, तो हम क्या करते हैं, उसे हम किस विधि द्वारा हटाते हैं, तो धूप में सुखाते हैं, ताकि जो पानी है वो वाष्प होकर ऊपर की तरफ चला जाए, और उसको हम निर्जलीकरण भी कहते हैं। और हिमीकरण क्या है, तो हम फ्रिज में जो खाने वगैरह है बड़ी मात्रा में रखते हैं और क्या करते हैं, आगे के लिए संरक्षित करते हैं, ताकि वो सब्जी क्या है, वो ताजी बनी रहे। और खाद्य जो है संरक्षित पदार्थ द्वारा हम खाद्य संरक्षण कर सकते हैं। तो हमने कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ जिसको संरक्षित कर रखा है, एकत्रित कर रखा है, इकट्ठा कर रखा है किसी तरीके से, तो हम उसके द्वारा भी क्या है, खाद्य संरक्षण कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या है, अपने माइंड से भी टॉपिक बना सकते हैं। अब क्लास 12th में यहाँ पे क्या होता है कि आपको जो बुक की लाइन है आपसे वो तो मांगी ही नहीं जाती, बिल्कुल नहीं मांगी जाती, लेकिन हाँ इतना मांगते हैं कि आप बुक से रिलेटेड आंसर दो। आपने टॉपिक्स जो पॉइंट्स है इससे रिलेटेड बना लिए, लेकिन जो उसके अंदर आप पॉइंट्स जो रिलेट कर रहे हैं वो आपको अपने माइंड से ही बनाएंगे, तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा। वो ज्यादा जो आपका टीचर है, जो चेकर है, उसको वो पसंद आएगा कि बच्चे ने पॉइंट्स खुद से लिखे हैं और उसके अंदर जो एक्सप्लेन किया है वो भी उसने खुद से किया है। तो क्या है, आपको सब कुछ बुक से रटा रटाया जो है वो नहीं करना है, खुद से भी समझना है और उसके बाद जो आपका आंसर है उसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ आपको पॉइंट्स बता दिए हैं। आई होप आप जो है इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और आपको ये जो टॉपिक है ये भी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ आपको क्या बता रखा है, तो खाद्य पदार्थ का वर्गीकरण। हम किस तरीके से जो खाद्य पदार्थ है उसका वर्गीकरण करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ आपका विकार्य दे रखा है, अर्ध विकार्य दे रखा है और अविकार्य दे रखा है। तो आपको जो विकार्य है वो क्या होता है, जल्दी खराब होने वाले पदार्थ। कुछ ऐसे पदार्थ जो बहुत जल्दी ही खराब हो जाते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, विकार्य। और कुछ ऐसे पदार्थ जो कि जल्दी खराब नहीं होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, लेकिन क्या है कि एक समय के बाद ये भी खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो हम उनको क्या कहते हैं, अर्धविकार्य। और क्या है, अविकार्य। तो ये ऐसे पदार्थ हैं जो कि खराब नहीं होते, हम उनको क्या कहते हैं, अविकार्य। तो आपको ये याद रखना है कि हम खाद्य पदार्थों को कितने रूपों में वर्गीकृत करते हैं, तो 3 रूपों में हम करते हैं। ये आपके जो है नाम आपको दे रखे हैं, तो आपको ये नाम क्या है याद रखने हैं अच्छी तरीके से। क्या है कि इसमें क्या है, आपसे ये पूछा जाएगा तो आपको तो ये समझ में आ जाएगा, लेकिन आपसे सीधे नाम पूछ लिया जाए ना, या विकार्य का मतलब क्या होता है आपसे पूछ ले, तो क्या है आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको क्या है अच्छी तरीके से ये याद करके रखना है कि विकार्य मतलब जो जल्दी खराब हो जाते हैं, अर्धविकार्य मतलब कुछ समय बाद खराब होते हैं, और अविकार्य मतलब क्या होता है, जो कि खराब नहीं होते हैं। ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे भोजन जो होते हैं जो लंबे समय तक चलते हैं। तो ये आपका जो है भोजन का, खाद्य पदार्थ का जो वर्गीकरण है उसके बारे में आपको समझाया गया था। नेक्स्ट यहाँ आपका दे रखा है कि संसाधन की सीमा तथा प्रकाश के आधार पर संसाधित खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण। अब किस तरीके से जो है संसाधन की सीमा और जो प्रकाश है उसके आधार पर हम जो खाद्य पदार्थ है उसका वर्गीकरण करते हैं, उसके बारे में हमें समझाना है। तो यहाँ क्या है, न्यूनतम संसाधित खाद्य पदार्थ में क्या है कि संरक्षित खाद्य पदार्थ है, विनिर्मित खाद्य पदार्थ है, फॉर्मूलाबद्ध खाद्य पदार्थ है, व्युत्पन्न खाद्य पदार्थ है, संश्लेषित खाद्य पदार्थ, कार्यमूलक खाद्य पदार्थ और चिकित्सकीय खाद्य पदार्थ। तो यहाँ पे क्या है, कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम आपको बता रखे हैं जिनको हम संसाधित कर लेते हैं, जिनको हम संसाधित करके रख सकते हैं। और क्या है कि हम इन खाद्य पदार्थों का जो वर्गीकरण है किस तरीके से करते हैं। यहाँ फर्स्ट आपको क्या है कि इनको हम संरक्षित करके रख सकते हैं, संसाधित कर हम रख सकते हैं। तो किस तरीके के खाद्य पदार्थ है, तो क्या है, विनिर्मित खाद्य पदार्थ हो गया, फॉर्मूलाबद्ध हो गया, व्युत्पन्न हो गया, संश्लेषित हो गया, कार्यमूलक या चिकित्सकीय। तो हम इन सब पदार्थों को हम क्या कर सकते हैं, इन सब का जो भी हम इस रूप से
जो भी हम खाद्य पदार्थ को बनाते हैं या फिर उसका निर्माण करते हैं, तो हम उन खाद्य पदार्थों को संरक्षित कर कर रख सकते हैं। तो ये आपकी इस टॉपिक में यही था। आई होप आपको ये टॉपिक भी जो है अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसमें मेनली हम ये समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से इन रूपों में जिन भी खाद्य पदार्थों को हमने निर्मित किया है उसको हम संरक्षित करके रख सकते हैं। और उसका वर्गीकरण आपको फर्स्ट यहाँ वर्गीकरण बता दिया है, हम इन रूपों में वर्गीकृत करते हैं और साथ में जो भी हम इन रूपों में खाद्य पदार्थों को बनाते हैं, जो कि फॉर्मूले से हम बनाते हैं या संश्लेषित करके चिकित्सकीय रूप से बनाते हैं, तो क्या है हम इन खाद्य पदार्थों को संरक्षित करके रख सकते हैं। तो यही आपको इसमें समझाने की कोशिश की थी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ आपका क्या देखा है, कच्ची सामग्री के रूप में खाद्य पदार्थ के लिए। तो क्या है, कच्ची सामग्री के रूप में कौन कौन से खाद्य पदार्थ है उनके बारे में। तो खाद्य पदार्थ जो खाद्य सामग्री की प्रकृति और गुणों का ज्ञान क्या है यहाँ पे, कि कच्ची सामग्री के रूप में जो भी खाद्य पदार्थ है उनके लिए कौन कौन से ज्ञान या कौशल है, किस चीज की आवश्यकता होती है। तो क्या है कि खाद्य सामग्री की प्रकृति का गुणों का ज्ञान और कच्ची सामग्री की पोषण मात्रा और उसका विश्लेषण करने का कौशल, खाद्य पदार्थ की लागत, कीमत का ज्ञान, रासायनिक जो है पीड़कनाशी, समय, नमी, ताप, संयोजी पदार्थों के प्रभाव का ज्ञान। अब यहाँ पे क्या है कि कच्ची सामग्री के लिए जो है हमें कौन कौन से ज्ञान या ज्ञान की आवश्यकता होती है, यहाँ पे ये आएगा, आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि हमें कौन कौन से ज्ञान की आवश्यकता होगी। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या बता रखा है कि जो भी खाद्य सामग्री है उनके प्रकृति से रिलेटेड, उनकी नमी से रिलेटेड जो भी ज्ञान है हमें उसकी आवश्यकता होगी। कच्ची सामग्री की जो पोषक मात्रा है उसका विश्लेषण करने का कौशल। यहाँ पे क्या है, आपको ना यहाँ पे बताने की कोशिश की है किस तरीके से आपको ज्ञान या कौशल की आवश्यकता होती है, तो उसके बारे में आपको बताया है। तो कौशल कौन कौन से चाहिए, तो कच्ची सामग्री की पोषक मात्रा, उसका विश्लेषण करने का कौशल, खाद्य पदार्थ की लागत, कितनी कीमत है उसकी, उसका कौशल, और रासायनिक पीड़कनाशी, समय, नमी, ताप, जो भी चीज होती है हमें इनके बारे में जो ज्ञान है वो होना चाहिए। कब, जब हम कच्ची सामग्री जो भी है उसको हम जब उसके बारे में समझ रहे हैं, उससे रिलेटेड कुछ कार्य कर रहे हैं, तो हमें इन सब चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, इन सब नॉलेज की आवश्यकता होती है। अब यहाँ क्या है कि खाद्य उत्पादन विकास के लिए जो भी आपको ज्ञान की आवश्यकता है, जो भी कौशल की आवश्यकता है, उसके बारे में हम समझेंगे। तो क्या है, बड़े पैमाने पर खाद्य उत्पादन के लिए खाद्य पदार्थ तैयार करने और पाक क्रिया के कौशल का व्यवहारिक ज्ञान। अब क्या है कि खाद्य उत्पादन के लिए आपको कौन कौन से ज्ञान की आवश्यकता है। इससे पहले हमने क्या समझा था, तो हमने क्या समझा, इससे पहले जो कच्ची सामग्री के लिए हमें जो भी ज्ञान या कौशल की आवश्यकता होती है उसके बारे में हमने समझा। अब यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं, जो खाद्य उत्पादन है उसके लिए हमें कौन कौन से ज्ञान या कौशल की आवश्यकता होती है। तो क्या है यहाँ पे कि बड़े पैमाने पर खाद्य उत्पादन के लिए खाद्य पदार्थ तैयार करना और पाक क्रिया के कौशल का व्यवहारिक ज्ञान। तो उत्पादन विनिर्देशन और उसका परिरक्षण करने का ज्ञान और कौशल, विश्लेषण विवरण के अनुसार खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता नियंत्रण का प्रेक्षण और मापन कर सकने का ज्ञान। अब यहाँ पे क्या है कि आपने जो ये सब कुछ पढ़ा आपने स्टार्टिंग में टॉपिक में, तो आपको कौन कौन से ज्ञान या कौन कौन से कौशल आपको मिल रहे हैं, इससे आपको यहाँ पे ये बताने की कोशिश की। आप देखेंगे आपके एंड में आपको बता रखा है कि कौन कौन से ज्ञान या कौशल की आवश्यकता होती है अगर आप किसी भी फील्ड में काम करना चाहते हैं। तो क्या है, आपने इसमें जो भी पढ़ा तो उससे क्या होगा कि अगर आप इसमें अपना कोई करियर बनाना चाहते हैं खाद्य उत्पादन के लिए, या फिर आप कच्ची सामग्री में जो भी आवश्यकता होती है उसमें आप अपना कोई करियर बना सकते हैं, तो आपको कौन कौन से ज्ञान या कौन कौन से कौशल की आवश्यकता पड़ेगी इसमें वो बताया है। तो क्या है कि आपने स्टार्टिंग में कच्ची सामग्री वाला देख लिया, इसमें खाद्य उत्पादन के लिए था कि बड़े पैमाने पर खाद्य उत्पादन के लिए क्या है, जो भी पाक क्रिया है उसके लिए जो कौशल की आवश्यकता है, जो भी उत्पादन है उसके विनिर्देश और उसका परिरक्षण करने के लिए जो भी ज्ञान कौशल है उसकी जरूरत है, और विश्लेषण विवरण के अनुसार खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता नियंत्रण का प्रेक्षण और मापन कर सकने की जो उस समय जो हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है, उसकी गुणवत्ता हो गया, उसके अंदर कौन से गुण है, कौन कौन से प्रोटीन है जो कि हमें जरूरत है जिसकी, या कौन कौन सी प्रोटीन की कमी है, तो इन सब का ज्ञान या कौशल हमें इसमें चाहिए होगा। अब यहाँ क्या है कि आप रेसिपी के लिए विकास आपको समझाया गया है कि संगठनों के उपयोग, उसके मापन
और तौल ज्ञान एवं जो भी है तौल का ज्ञान एवं कौशल। तो क्या है, रेसिपी विकास। जब आप रेसिपी में इंटरेस्ट ले रहे हैं, उसके बारे में समझ रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, तो आपको कौन कौन से ज्ञान या कौशल की आवश्यकता होगी? तो संगठनों के उपयोग, उसके मापन और तौल का ज्ञान एवं कौशल, किसी मूल रेसिपी को डिजाइन करने कर उसका विश्लेषण करना और उसे अपनाने का कौशल। क्या है इसमें? फर्स्ट में आपको है कि कोई भी आप फूड ले रहे हैं, कोई भी रेसिपी ले रहे हैं, तो उसका क्या है, उसमें मापन कि कितनी मात्रा में कौन सी चीज पड़ेगी, कौन सी चीज नहीं पड़ेगी, आपको इसके ज्ञान या कौशल की आवश्यकता होगी। और क्या है, किसी मूल रेसिपी को डिजाइन कर उसका विश्लेषण। कोई भी आप मूल रेसिपी है, कोई भी इंपॉर्टेंट रेसिपी है जो आपको पेश करनी है, तो क्या है, उसके लिए आपको जो है खाद्य विश्लेषण है कि किस तरीके से उसको सुंदर बनाना है, या अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, अट्रैक्टिव है या नहीं है, तो इसके बारे में आपको ज्ञान और कौशल होना चाहिए। और खाद्य पदार्थों को संभालने और काम में लाने का जो कौशल है वो भी होना चाहिए। अब यहाँ क्या बता रखा है कि खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जीविका के लिए तैयारी। अब यहाँ क्या है, स्टार्टिंग में आपने कौशल वगैरह देख लिए, कौन कौन से कौशल वगैरह की आवश्यकता है। अब यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं कि हम कोई भी जीविका की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें क्या है कि कौन कौन सी जरूरत पड़ेगी। तो क्या है, खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जीविका। तो हम जो भी इस क्षेत्र में जो खाद्य प्रौद्योगिकी है और प्रसंस्करण है, तो उसमें हमें कौन कौन सी जीविका प्रोवाइड हो सकती है, हम कहाँ कहाँ पे अपना करियर बना सकते हैं। तो यहाँ उसके बारे में आपको बताइए कि खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित उद्योगों में खाद्य पदार्थ के निर्माण, संसाधन, शोध, विकास से जुड़े बहुत से कार्य किए जा सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि आपने जो अभी ये जो चैप्टर पढ़ा, तो इसमें अगर आप और डीपली स्टडी करें तो इससे क्या हो सकता है कि आपको इस फील्ड में ना बहुत सारे जो करियर अपॉर्चुनिटी है वो मिलेगी, बहुत सारी, हद से ज्यादा जो है अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ऐसा नहीं कि इसमें आप एक ही काम कर सकते हैं, इसमें विज्ञान से रिलेटेड भी आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। और क्या है कि आप अपना खुद का भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या वही बता रखा है कि इसमें कोई एक काम नहीं है, बहुत सारे कार्य इसमें जरूरी है। इसमें कुछ कामों के बारे में आपको बताया है कि वर्तमान में खाद्य उत्पादों में सुधार, नए उत्पादों का विकास, नई प्रौद्योगिकी का विकास। तो क्या है कि नई नई प्रौद्योगिकी, नई नई टेक्नोलॉजी वगैरह आ रही है, उसमें विकास हो रहा है, आप वहां पे अपनी जीविका जो है उसमें बना सकते हैं, उसके लिए आप कार्य कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको इसमें बताई गई है। नेक्स्ट यहाँ आपको बता रखा है खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो भी करियर के अवसर है। तो स्टार्टिंग में आपने देखा क्या है कि इसमें कोई एक वो चीज नहीं है, इसमें कोई आप एक स्थान पर करियर नहीं बना सकते। इससे रिलेटेड क्या है, आप अलग अलग जगह पे बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि आगे चल के क्या हो सकता है कि वर्तमान में आप अगर कोई काम किसी चीज में आप ज्वाइन करें, तो क्या है कि वर्तमान में आपको कोई सुधार करना हो खाद्य उत्पादों में, तो क्या है आप ऐसा भी कोई कार्य कर सकती है। और इसमें क्या है, नए उत्पादों का विकास, आप नए उत्पादों का विकास भी कर सकती है अगर आपको इस चीज में इंटरेस्ट है तो। और नई प्रौद्योगिकी का विकास, तो नई नई टेक्नोलॉजी का भी विकास कर सकते हैं। ऐसे ऐसे हम करियर अपॉर्चुनिटी इसमें ढूंढ सकते हैं। और इसमें भी आपको यही बताया कि किस तरीके से खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी को समझकर, उसके बारे में जानकर, उसके बारे में देखकर, समझकर, सोचकर हम कौन कौन से जीविका और जो करियर है उसको अपना सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्या है, तो उत्पादक प्रबंधन, विपणन और विक्रय अधिकारी, गुणवत्ता आश्वासन, परियोजना की वित्तीय व्यवस्था, शिक्षण और शोध और परामर्श। तो यहाँ पे आपको ये कुछ कार्यों के बारे में बताया है किस तरीके से आप काम कर सकते हैं। तो उत्पादन प्रबंधक, कोई भी कार्य, मतलब कोई भी आप इस क्षेत्र में गए तो किसी भी चीज का उत्पादन हो रहा है, किसी भी फूड का हम उत्पादन कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री में फूड का उत्पादन हो रहा है, तो वहां पर क्या है कि आप उत्पादक प्रबंधन हो सकते हैं। उसके बारे में आप उत्पादन के बारे में जो कार्य वगैरह है उसमें आप अपना जो करियर है बना सकते हैं। या फिर विपणन और विक्रय, किस तरीके से बेचना है, किस तरीके से लोगों को अच्छी तरीके से अपनी बातों में लाना है। और क्या है कि हम यही देखते हैं कि आप सेल्समैन वगैरह को देखेंगे तो क्या करेंगे, किस तरीके से वो हमें अपनी बातों में फंसाते हैं। मैम आपके ऊपर ये ड्रेस बहुत अच्छी लगेगी, मैम आपको ये ड्रेस लेनी चाहिए। तो क्या है यहाँ पे वही है कि आप किस तरीके से विपणन, मोल भाव का तरीका और किस तरीके से उसको बेच रहे हैं, आप ये सब कार्य इसमें कर सकते हैं। और गुणवत्ता आश्वासन, आप एक तरीके से इसमें भी कर सकते हैं कि गुणवत्ता आश्वासन, कि कोई फूड है, कोई खाना है और लोगों को क्या है कि उस पर थोड़ी आशंका है, तो क्या है आप वहां पे गुणवत्ता आश्वासन कर सकते हैं। आप ये एक तरीके से चेकर बन सकते हैं कि यहाँ पे जो भी फूड बनाया जा रहा है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से, प्योर तरीके से बनाया गया है। और
परियोजना की वित्तीय व्यवस्था, जो भी परियोजना वगैरह है उसका जो धन से रिलेटेड जो भी काम होगा उसमें भी आप अपना जो है करियर है बना सकते हैं। और शिक्षण और शोध, लोगों को इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, आप इसमें भी अपना करियर बना सकते हैं। और परामर्श, लोगों को आप परामर्श दे सकते हैं कि ये सही है या नहीं है। ये सारे कार्य आप इसमें जो आपका ये चैप्टर है इसके द्वारा आप स्टडी करके जो अलग अलग फील्ड है उसमें काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ फील्ड्स के नाम बताए थे। आई होप आपको जो ये है समझ में आ गया होगा। और ये जो चैप्टर है यहीं पे खत्म हो गया। आई होप आपको ये जो पूरा चैप्टर है ये समझ में आ गया होगा। इसमें हमने कोशिश की आपके जो सारा पॉइंट है पूरा चैप्टर जो है इसमें हम कवर अप कर सके। और तो आशा करती हूँ कि आपको जो ये पूरा चैप्टर है वो समझ में आ गया हो। कहीं कोई दिक्कत लगी हो तो आप हमें बता सकते हैं, या कहीं आपको लगा हो कि कुछ और आपको समझने की जरूरत है और आपको समझ में नहीं आया आप तो भी हमें बता सकते हैं। और क्या है इस चैप्टर में हमने मेनली तो ज्यादातर जो भी हमने पढ़ा है तो खाद्य के बारे में पढ़ा है, खाद्य प्रसंस्करण के बारे में पढ़ा है और खाद्य प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ा है। तो इसमें क्या है आपको ज्यादा इसको क्या है अपने माइंड को लेकर नहीं चलना है कि चैप्टर बहुत हार्ड है। चैप्टर बहुत इजी है अगर आप ध्यान से समझे तो। इसमें मेनली क्या है कि आपको खाद्य के बारे में समझा रखा है। और खाना क्या है डेली लाइफ से रिलेटेड है। और मैंने बहुत बार बोला है कि जरूरी नहीं है बिल्कुल बुक के ही बारे में लिखे, जो बुक में आपको दे रखा है इन्फॉर्मेशन आप वही करें। आपको जो खुद से समझ में आ रहा है उस चैप्टर को पढ़ने के बाद अपनी लैंग्वेज में जो समझ में आ रहा है अगर आप वो आंसर करेंगे, उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा कि ना कि जो आप बुक से रटा रटाया लिख रहे हैं वो। तो आशा करती हूँ आपको जो ये पूरा चैप्टर है वो समझ में आ गया हो, कहीं कोई दिक्कत ना हो। और कहीं हुई हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तब भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।